एक गांव जहां पानी सूख गया। एक पिता जिसने बेटी के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। दो ठग जो रात के अंधेरे में चोरी करते हैं, दिन में हंसते हैं। और एक बेटी जिसकी एक चाल ने सारी साजिश को उलट दिया। धोखा, डर और एक साहसी दिल की कहानी। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव का इस दुनिया में उसकी बेटी सीता के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत के बाद माधव को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। माधव के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपनी बेटी के लिए जरूरी सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि माधव के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। माधव के पैसे की परेशानी के कारण उसने कुछ समय से सीता के स्कूल की फीस भी नहीं भरी थी। इसी चिंता से माधव घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी सीता उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप अकेले क्यों सब सहते हो? कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी खत्म होने को है। इसलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। रोज रात को नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ कि कल क्या होगा। और पिताजी, मेरी स्कूल की फीस का क्या होगा? टीचर ने कल फिर याद दिलाया था, अगर नहीं भरी तो मुझे क्लास से बाहर कर सकते हैं। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है पिताजी, मैं कल हेड मास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। लेकिन आप खुद को इतना मत तंग करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से सीता अपने कमरे में चली जाती है। सीता को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इसी चिंता से परेशान होकर माधव अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे विजयपाल सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही सीता की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। विजयपाल सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता था। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते तो वो उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगले दिन माधव विजयपाल सेठ के पास पहुंचता है। विजयपाल सेठ, इस साल सूखा पड़ चुका है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूँ, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी की पढ़ाई दांव पर लगी है। देखो भाई माधव, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही होगे मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा और ब्याज भी समय पर देना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। विजयपाल सेठ की ये बात सुनकर माधव सोचने लगता है। विजयपाल सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वो नहीं चुका पाया तो ये विजयपाल सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो सीता की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा?
कोई और रास्ता नहीं दिखता। क्या हुआ माधव, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए विजयपाल सेठ, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उससे पैसे दे देता है। धन्यवाद विजयपाल सेठ, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा, और अगर देर हुई तो ब्याज दोगुना हो जाएगा। ठीक है विजयपाल सेठ। माधव फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपनी बेटी सीता को बुलाता है। सीता बेटी यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर सीता वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी न, वो मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये कहाँ से लाए? इतने जल्दी कैसे? बेटी, ये पैसे मैंने विजयपाल सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वो विजयपाल सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसलिए मैं उनके पास से पैसे लाया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक ये घर है, कहीं विजयपाल सेठ ने हमसे ये भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने विजयपाल सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे मुझे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे विजयपाल सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये धंधा चलेगा, देखना। ठीक है पिताजी, जैसे आपको सही लगे, लेकिन आप सावधान रहना, मैंने उनके बारे में बुरी बातें सुनी हैं। अगले दिन से माधव सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, टमाटर, आलू, प्याज सब ताजा और सस्ते दाम पर। माधव के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। माधव जब सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ कृष्ण बाजार में घूम रहा होता है। कृष्ण भी माधव की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर कृष्ण के पास माधव से कई ज्यादा जमीन थी। इस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। कृष्ण जब माधव को सब्जी बेचता देखता है तो वो सोचता है, लगता है कि इस बार के सूखे ने माधव की हिम्मत तोड़ दी है, इसलिए तो वो खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार मैं इसकी जमीन बेचने की बात करता हूँ, शायद मुझे दे दे। फिर क्या था, कृष्णा तुरंत माधव के ठेले के पास पहुँच जाता है। क्या माधव भाई, तुम सब्जी बेच रहे हो? क्या खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या कृष्णा भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगले फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर कल तुम तक तो रो रहे थे कि पैसे नहीं हैं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया। नहीं भाई, सच में मेरे पास तो कल तक राशन के पैसे भी नहीं थे, और ऊपर से सीता की फीस भी भरनी थी, तो फिर विजयपाल सेठ से पैसे सुध पर ले लिया, और सीता की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा लिया। माधव की ये बात सुनकर कृष्ण खुश तो था, पर वो माधव के सामने दुख जताने की कोशिश करता है, और कृष्णा मन ही मन सोचता है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ये बहुत जल्द ही विजयपाल सेठ के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने विजयपाल सेठ के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वो जमीन कैसे खरीदूंगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण माधव के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर कृष्ण माधव की जमीन हड़पने की नई तरकीब लगाता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था माधव की जमीन अपने नाम करने की, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वो जमीन नहीं ले पाऊंगा।
एक काम करता हूँ, विजयपाल सेठ से मिलकर माधव की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। अगर वो सहमत हुए तो काम बन जाएगा। फिर कृष्ण विजयपाल सेठ के पास पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे कृष्णा भाई, तुम यहाँ और ये मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझे से ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहाँ विजयपाल भाई, बस गिन चुनकर 5-10 होगी। बस भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। बोलो भाई, क्या काम था? मैंने सुना है उस माधव ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया वो मुझसे पैसे। क्यों, नहीं देना था क्या? उसे तुमने बताया था न कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं लौटाएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूँगा। ये बहुत सही किया तुमने। क्या हुआ कृष्ण भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वो मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था पर वो हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो उस जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं जानता हूँ उसे। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वो मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा, पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है और मैं खुद देखकर आ रहा हूँ वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वो कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। कृष्ण की बात सुनकर विजयपाल सेठ भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा कृष्ण भाई, अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है, तुम बस माधव से अपने पैसों का पूछते रहना और जैसे ही वो कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना, मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा। तो वो तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा और अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तुम्हें देना पड़ेगा और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे, उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। ये योजना फुल प्रूफ है, कोई गलती मत करना। कृष्ण की तरकीब सुनकर विजयपाल सेठ सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी कृष्ण करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ माधव का घर भी। और जमीन कृष्णा को मिलेगी लेकिन घर तो मेरा होगा। मुझे मंजूर है कृष्णा भाई, मैं 2-4 दिन पर माधव से पैसे के बारे में पूछता रहूंगा, उसके बाद मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, कृष्णा अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन विजयपाल सेठ माधव से मिलने बाजार जाता है। विजयपाल सेठ जब माधव के ठेले के थोड़ी दूरी पर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देख विजयपाल सेठ सोचता है, सही कह रहे थे कृष्ण भाई, इस माधव की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे में तो वो मेरा सारा पैसा बहुत जल्दी लौटा देगा। मुझे जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं, विजयपाल सेठ माधव से मिलने पहुंच जाता है। अरे माधव भाई, तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत मस्त चल रही है। बस विजयपाल सेठ, जो भी कुछ है आपकी वजह से है। नहीं माधव भाई, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने दिए बस, और तुम्हारे पास जैसे होंगे तुम तो मुझे वो लौटा ही दोगे न।
हाँ विजयपाल सेठ, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे लौटाता जाऊंगा। नहीं माधव भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना, तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाए तो एक साथ में दे देना। ठीक है विजयपाल सेठ, ये भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? विजयपाल सेठ, अगर ऊपर वाले की दुआ से सब सही चला तो 1 महीने में आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, सूद समेत। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। ठीक है तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, विजयपाल सेठ वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और माधव अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। माधव अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमाता है। अभी विजयपाल सेठ को कुछ दिन हुए थे माधव से मिलकर, पर कृष्ण की तरकीब के हिसाब से वो फिर से माधव से मिलने पहुंच जाता है। और माधव भाई क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है सेठ जी, और ऊपर वाले की दुआ से दुकान मस्त चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब तुम मेरी पैसे जल्द ही लौटा दोगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर विजयपाल सेठ वहाँ से चला जाता है, पर जाते वक्त माधव उसके साथ कृष्ण को देख लेता है, पर उसे अब तक इनके तरकीब के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते देखते माधव कुछ दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब बस उसे ब्याज के पैसे जमा करने थे। चलो विजयपाल सेठ से जितने पैसे लिए थे वो तो जमा हो गए, बस अब 2-3 दिनों में बस ब्याज के पैसे जमा कर लेता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, सीता भी खुश होगी। अगले दिन जब माधव अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ विजयपाल सेठ पहुँच जाता है। आइए सेठ जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं माधव भाई, बस बाजार के कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ, और तुम्हारा ठेला भी पास में था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ भाई क्या हुआ, मेरी पैसे जमा हो गए या अभी समय लगेगा? विजयपाल सेठ से फिर से अपने पैसों के बारे में पूछता देख माधव सोचता है, ये विजयपाल सेठ हर 3-4 दिन में बार बार एक ही सवाल पूछने क्यों आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, लेकिन ब्याज के पैसे बाकी हैं, और वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे। पैसे जमा होते ही मैं सारे पैसे आकर दे जाऊंगा। माधव की यह बात सुनकर विजयपाल सेठ सोचने लगता है। चलो यही समय है, कृष्णा भाई को बोल देता हूँ, इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है माधव भाई, मैं चलता हूँ, पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। विजयपाल सेठ जब माधव की दुकान से जाता है तो इस बार वो विजयपाल सेठ को फिर से कृष्ण के साथ देख लेता है, और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। फिर क्या था, माधव भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। माधव के दुकान से थोड़ी दूर जाकर विजयपाल सेठ और कृष्ण दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर छुपकर माधव दोनों की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ विजय भाई, और कितने दिन लगने वाले हैं इस माधव को पैसे जमा करने में? भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो माधव के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि उसने रकम जमा कर लिया है, बस ब्याज के पैसे जमा करना बाकी है। क्या कह रहे हो विजय भाई, यानी माधव ने तुमसे जितना लिया उतना पूरा जमा कर लिया? हाँ भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी हैं। फिर तो सही है, आज रात को उसके घर से सारे पैसे चोरी कर लूंगा और फिर आप उससे पैसे मांगने कल चले जाना। भाई पर उसने बोला है कि ब्याज के पैसे जमा करने में 2-3 दिन लगेंगे, फिर कल कैसे मांगने चला जाऊं? तुम कल जाकर उससे पैसे मांगना और बोलना मुझे थोड़ा जरूरी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और मना करने लगे तब 1 दिन का समय दे देना और कहना अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन मेरे नाम कर दे। 1 दिन में तो वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा, और इस तरह वो खुद ब खुद परेशान होकर जमीन और घर आपके नाम करने को राजी हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है, तुम आज रात की तैयारी करो। वहीं दूर खड़े माधव ने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। माधव को कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो फौरन वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। माधव बहुत गहरी चिंता में अपने घर के बिस्तर पर बैठा होता है।
तभी वहाँ उसकी बेटी सीता आती है। माधव अपनी बेटी सीता को पूरी बात बता देता है जो उसने विजयपाल सेठ को एक दूसरे से कहते हुए सुना था। पिताजी, तो आपने कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटी, बस वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी साजिश हम क्या करेंगे? पिताजी, मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे विजयपाल सेठ भी हैरान रह जाएंगे और कृष्ण काका भी। बताओ बेटी, क्या तरकीब है? सीता अपने पिता को सारी तरकीब समझा देती है और सीता की तरकीब सुनकर माधव उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। वाह बेटी, क्या खूब तरकीब लगाई है तुम। अब देखो कल मैं कैसे दोनों को चौंका देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि पर मुझे गर्व है। फिर क्या था, माधव और सीता दोनों अपनी तरकीब पर काम करने के बाद सोने चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब माधव अपने कमरे में सो रहा होता है, उसी वक्त कृष्ण धीरे से उसके कमरे में आकर उसके अलमारी से सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कृष्ण सारे पैसे लेकर विजयपाल सेठ के पास पहुँचता है और सारे पैसे विजयपाल सेठ को दे देता है। विजय भाई, अपनी तरकीब के हिसाब से मैं सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम सीधा उस माधव के पास पहुँच जाओ और अपने पैसे मांगो, और अगर रोने धोने लगे तो 1 दिन का समय दे देना। और याद रहे, उसको ये भी बोल देना कि अगर तुम कल तक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लूँगा। हाँ भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मैं अभी जाकर उस माधव को थोड़ा डरा कर आता हूँ और उसको ये बात भी बोल दूंगा। फिर क्या था, विजयपाल सेठ माधव के घर के लिए निकल जाता है और वहाँ माधव और सीता सेठ का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ पिताजी, अब तक विजयपाल सेठ आए नहीं? हाँ बेटी, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो भी हम उससे निपट लेंगे। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी सही है। अभी माधव और सीता आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ विजयपाल सेठ आ जाता है और विजयपाल सेठ को देखकर सीता अपने कमरे में चली जाती है। अरे विजयपाल सेठ, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? नहीं माधव भाई, मैं तो मेरे पैसे वापस लेने आया हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। फिर माधव अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। विजयपाल सेठ, एक समस्या हो गई है। विजयपाल सेठ, मैंने सारे पैसे अपने कमरे के अलमारी में रखे थे। लगता है किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े? नहीं विजयपाल सेठ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। सच में मैंने सारे पैसे अपने कमरे के अलमारी में रखे थे। और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? आज नहीं तो कल मुझे आपको आपके पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे ना। विजयपाल सेठ अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब कृष्ण भाई के तरकीब के अनुसार हो रहा है। अब इसको थोड़ा और डराकर कल तक की मोहलत देकर यहाँ से निकलता हूँ। देखो माधव भाई, मुझे यह सब कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे चाहिए और अगर तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं कल सुबह आ जाता हूँ। विजयपाल सेठ की यह बात सुनते ही दूसरे कमरे से सीता निकल कर आती है। क्या हुआ पिताजी? कहीं आप विजयपाल सेठ के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? ये लीजिए पैसे और दे दीजिए विजयपाल सेठ को। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आज घर पर ही हो, वरना मैं तो विजयपाल सेठ को पैसे दे ही नहीं पाता। ये लीजिए विजयपाल सेठ, आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है, एक बार गिन लीजिएगा। माधव विजयपाल सेठ को उसके पैसे दे देता है। माधव के पैसे देते ही विजयपाल सेठ सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? माधव के सारे पैसे तो कृष्ण भाई ने चुराकर मुझे लाकर दे दिए थे, तो ये माधव कहाँ से पैसे लेकर आ गया? सारी योजना बर्बाद हो गई। क्या हुआ विजयपाल सेठ, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर आ गया। माधव की ये बात सोचकर विजयपाल सेठ चौंक जाता है। विजयपाल सेठ,
चौंकिए मत, मैं सब जानता हूँ। आप और कृष्ण भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई है, पर आप लोगों की नसीब फूटी समझिए या मेरी अच्छी किस्मत, जो भी हो। मैंने कल आप दोनों की बात सुन ली थी और मेरी बेटी की तरकीब की वजह से रातों रात आप दोनों को चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। विजयपाल सेठ, कृष्ण भाई ने जो रुपए आपको लाकर दिए हैं वो सारे नकली हैं। फिर क्या था? विजयपाल सेठ माधव से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इस तरह अपनी पूरी मेहनत से माधव ने विजयपाल सेठ से लिए सारे पैसे जमा कर लेता है और वहीं उसकी बेटी सीता की सूझबूझ से वो डूबने से बच भी जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।